हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे IPO 6 की यूनिट 3, दैट इज इंटरनेशनल बैंकिंग। अब ये पर्टिकुलर यूनिट आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे और मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, दोबारा आपको बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। सो ऑलरेडी हम यूनिट 2 को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको कल की वीडियो ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया होगा स्ट्रैटेजीज़ के फॉर्म में कि किस तरीके से आप कम टाइम में इफेक्टिव वे में पढ़ सकते हैं। साथ ही जिन भी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी, स्पेशली एमकॉम के स्टूडेंट्स की बात करूं कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कौन सा पेपर देना चाहिए, कौन सा पेपर नहीं देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो कहीं ना कहीं आप खुद एक डिसीजन पे आ पाए होंगे। चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में। अब बैंकिंग के बारे में ऑलरेडी आप सबको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, यहाँ पर मुझे बैंकिंग के बारे में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक्स किस तरीके से काम करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें बात किसी करनी है इंटरनेशनल बैंकिंग की, है ना, क्योंकि जो हमारे ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं तो सिर्फ डोमेस्टिक बैंक के इन्वॉल्वमेंट से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल हैं तो जो बैंकिंग सर्विस मिलेगी वो भी कैसी रहेगी? इंटरनेशनल रहेगी, है ना। क्योंकि अगर मैं डोमेस्टिक बैंकिंग की बात करूँ तो वो सिर्फ क्या होती है? आपकी करेंसी में होती है, राइट। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक डोमेस्टिक करेंसी वर्क नहीं करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज के साथ ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो इंटरनेशनल बैंकिंग को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से कि आपका कोई फ्रेंड है या कोई आपका फैमिली मेंबर है, ठीक है, वो US में रहते हैं, ठीक, और आप कहाँ रहते हैं? ऑब्वियसली बात है, इंडिया में रहते हैं, ठीक है। अब ये जो करेंसी यूज करेंगे वो कौन सी होगी? डॉलर। और आप जो करेंसी यूज करेंगे ऑब्वियसली बात है कौन सी होगी? रुपी होगी, ठीक। अब इन्हें क्या करना है? आपको कुछ पेमेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? अपने बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे इंडिया में पेमेंट भेजनी। तो क्या इनका जो बैंक होगा वो इजिली इंडिया में पेमेंट भेज देगा? ऐसे नहीं भेज पाएगा ना। यहाँ पर हमको कुछ इंटरमीडियरीज की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्या करेंगे? हमारे जो US बैंक है और जो हमारे इंडिया के बैंक है उनके बीच में आएंगे और वो क्या करेंगे? हमारे ट्रांजैक्शन को सेटल करवाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू ही ये ट्रांजैक्शन आपका पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि इतना इजी तो है नहीं कि आप US से इजीली इंडिया में पैसे ट्रांसफर कर सके, है ना। अगर आपके नेशनल बाउंड्रीज के अंदर होता है तो वो बहुत ही इजीली हो सकता है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। सो इंटरनेशनल बैंकिंग बेसिकली है क्या फिर? इंटरनेशनल बैंकिंग इज जस्ट लाइक एनी अदर बैंकिंग सर्विस बट इट टेक्स प्लेस अक्रॉस डिफरेंट नेशंस और इंटरनेशनली, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जो बैंकिंग सर्विसेज आपको डोमेस्टिक मार्केट में मिलती हैं, सिमिलर बेसिस पर हमारे इंटरनेशनल बैंकिंग भी काम करती है। बस फर्क क्या होता है कि आपकी जो बैंकिंग होती है, डोमेस्टिक बैंकिंग होती है, वो आपके नेशनल बाउंड्रीज के अंदर होती है, लेकिन जो इंटरनेशनल बैंकिंग है वो ऑब्वियसली बात है अक्रॉस डिफरेंट नेशंस ही होती है, ठीक है। सो पुट इट अनदर वे, इंटरनेशनल बैंकिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बाय अ रेसिडेंट बैंक ऑफ वन कंट्री टू द रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। तो अभी हमने जो पीछे एग्जाम्पल लिया था कि एक हमारा US का बैंक था और एक हमारा इंडिया का बैंक था, तो यहाँ पर दोनों ही बैंक्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी जो ट्रांजैक्शन है हमारा क्या हो पाएगा? कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स यूज दिस बैंकिंग फैसिलिटी फॉर ट्रांजैक्टिंग, क्योंकि देखिए आपकी जितनी भी MNCs होती हैं वो एक जगह पर नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर होती हैं, तो उनको इंटरनेशनल बैंकिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और देखा भी गया है कि जो MNCs होती हैं वही सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बैंकिंग का यूज़ करती भी हैं,
ठीक है। तो अभी हमने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था और आई होप आपको समझ में आ गया, लेकिन अपने एग्जामिनेशन में आप वो एग्जाम्पल तो लिख नहीं सकते हैं, है ना। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आंसर्स के साथ एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे लिखने में, क्योंकि जब आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपको सब कुछ आता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कोट करने की कोशिश करिएगा अपने पेपर में। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, पेन के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ना। ठीक है, मैंने देखा है एग्जामिनेशन टाइम पे ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन यूज़ करने की सोचते हैं, ब्लैक यूज़ करेंगे, ब्लू है, फिर ग्रीन, रेड, पिंक। प्लीज़ ये सब हरकतें एकदम भी मत करिएगा, सीधा सीधा बस ब्लैक पेन और ब्लू पेन, इसके अलावा कोई तीसरा पेन यूज़ करने की कोशिश मत करना। रेड तो बिल्कुल भी मत यूज़ करना, वरना सच में एग्जाम में बहुत बुरी डांट भी पड़ सकती है और हो सकता है कि पेपर ही कैंसिल कर दिया जाए आपका, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो जाते हैं, वो क्या करते हैं ना, रेड पेन को यूज़ करने लगते हैं, जबकि स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि रेड और ग्रीन पेन आपको यूज़ भी नहीं करना चाहिए, ग्रीन पेन भी नहीं यूज़ करना चाहिए। इवन अगर आपने असाइनमेंट्स में भी करा है तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कटे भी होंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ग्रीन पेन और आपका जो रेड पेन है, इसको कभी भी असाइनमेंट या फिर अपने एग्जामिनेशन में यूज़ मत करिएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस अपने एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट, जो कि हमारी एक अमेरिकन कंपनी है, ये लंदन में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि ये एक जगह सेटल्ड नहीं होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम करती हैं। ठीक है, तो लंदन में माइक्रोसॉफ्ट अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, लेकिन अब इसे फंड की ज़रूरत पड़ गई, इसको जो अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगी, क्योंकि ये तो एक अमेरिकन कंपनी है और फंक्शंस कहाँ परफॉर्म कर रही है, अपने लंदन में, तो क्या ये अमेरिका जाएगी, वहां से फंड लाएगी और उसके बाद अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर क्या करेगी, सिंपली जो भी लंदन में बैंक्स हैं उनके पास जाएगी और लोन, ओवरड्राफ्ट या कोई भी जो फाइनेंशियल सर्विस मिल सकती है उसको अवेल करने की कोशिश करेगी और अपनी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से क्या पता चला कि जो हमारा रेसिडेंशियल बैंक है लंदन का, शैल बी गिविंग इट्स सर्विस टू एन अमेरिकन कंपनी, है ना। तो जो हमारा लंदन का बैंक है वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज, अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसे, अमेरिकन कंपनी को। तो ये भी क्या हुआ, आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ, है ना। तो यहाँ पर हमने इंटरनेशनल बैंक का यूज भी किया, right? So therefore the transaction between them can be said to be the part of international banking facility. ठीक है, इजी, आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए डेफिनेशन की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो ये सेम ही डेफिनेशन है जो भी हमने पीछे डिस्कस करी है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग की, कि इंटरनेशनल बैंकिंग क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, सीधी बात है कि आप इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू फैसिलिटीज ले रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सेसिबिलिटी, इजीली एक्सेसिबल भी है, राइट। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में हेल्प भी करती है और कहीं ना कहीं हम इजीली इससे अपने अकाउंट्स भी मेंटेन कर सकते हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस अपने इंटरनेशनल लेवल पर कर रही हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जब आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो आप उसके भी तो अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये भी हेल्प करती है। ठीक, अब देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देख रहे होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी लग रहा है और प्रेजेंटेबल भी लग रहा है, राइट। लेकिन अगर आपने यही चीज़ सिर्फ पॉइंट्स में 1 2 3 4 करके लिख दी होती तो वो सही होता, लेकिन क्या इतना इफेक्टिव होता? नहीं। तो यही चीज़ें मैंने आपको कल समझाई हैं कि कोशिश करिए कि अपने आंसर्स को जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और उतने ही अच्छे आपको नंबर भी मिलेंगे पेपर में। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे बैंक्स हैं अगर वो इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, करस्पॉन्डेंट बैंक। सो अ करस्पॉन्डेंट बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
that provide services on behalf of another equal or unequal financial institution. It can facilitate wire transfer, conduct business transactions, accept deposits, and gather documents on behalf of अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए सिंपल से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि करस्पॉन्डेंट बैंक क्या होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि किसी बैंक के बिहाफ पर उनके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जो भी हमारे बैंक से उनके जो फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करना, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, ये सारे फंक्शंस आपके करस्पॉन्डेंट बैंक परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे करस्पॉन्डेंट बैंक हैं ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इंटरमीडियरी या फिर एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक कोई बैंक है हमारा इंडिया में, ठीक, मान लेते हैं कि ये SBI है, ठीक है, और एक बैंक आपका US में है, ठीक, जब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे सिटी बैंक, ठीक है। अब ये मत बोलना कोई मैम सिटी बैंक तो सिटी में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिटी बैंक आपका फॉरेन बैंक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका SBI है, यहाँ पर सिटी बैंक है, राइट। अब अगर कोई ट्रांजैक्शन होना है इंडिया और US के बैंक के बीच में, यहाँ पर कोई एक क्लाइंट है उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है US बेस्ड क्लाइंट को, तो जो भी मनी ट्रांसफर होगा चाहे इंडिया से US या फिर US से इंडिया, वो डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो हमें किसी इंटरमीडिएरी या एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये जो होता है वो कौन होता है, आपका करस्पॉन्डेंट बैंक होता है। ठीक, अब ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि सिमिलर बेसिस पे ही काम करता है जैसे आपके बैंक्स काम करते हैं। ठीक है, तो हम इजिली करस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ब्रांच। सो इट इज फुल फ्लेज्ड ऑफिस ऑफ द होम बैंक विच ऑपरेट सब्जेक्ट टू बैंकिंग रूल्स ऑफ द होम एंड फॉरेन कंट्रीज। सो फॉरेन ब्रांच क्या होती है, बेसिकली फुल फ्लेज्ड ऑफिस होता है, जैसा कि आपकी जो होम कंट्री है वहां पर जिस तरीके से ऑफिस स्टैब्लिश्ड है, सिमिलर बेसिस पे उसी तरीके से ऑफ शोर कंट्रीज में भी क्या होता है, आपका जो ऑफिस होता है वो सेटअप होता है। इसको इस तरीके से समझिए कि अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल भी लिया था किसका, सिटी बैंक का, है ना। सिटी बैंक आपका US बेस्ड बैंक है, फॉरेन बैंक है, ठीक है, और आप देखे होंगे कि इसकी ब्रांचेस इंडिया में भी है ना, जैसे मुंबई में है, जितनी भी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर तो है ही, जैसे ठीक है बैंगलोर में है आपके, ठीक है, और भी कई जगह पर है, दिल्ली में भी है आपके, ठीक है। तो जब पूरी ब्रांच को क्या कर दिया गया, इंडिया में सेटल कर दिया गया, तो एक तरीके से कह सकते हैं वो क्या है, कंट्री की, उस पर्टिकुलर कंट्री के बैंक की फॉरेन ब्रांच है। अब जब यहाँ पर ही ब्रांच अवेलेबल है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो ये फॉरेन ब्रांच होगी इसको दोनों ही जगह के रूल्स को मानना पड़ेगा, होम कंट्री के भी और साथ में होस्ट कंट्री के भी। मतलब कि होम कंट्री वो जहां पर ये बैंक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस, और साथ ही फॉरेन कंट्री दैट इज, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया के जो भी बैंकिंग रूल्स हैं उनको भी यहाँ पर इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके थ्रू हम इजिली क्या कर सकते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारी फॉरेन एजेंसीज। सो दे आर लाइक ब्रांचेस except that they are not authorized to accept ordinary deposits, although they may accept credit balance of customers doing business with them. So simply यहाँ पर बता रहा है कि फॉरेन एजेंसीज क्या होती हैं, एक तरीके से ब्रांचेस होती हैं, लेकिन ये आपके डिपॉजिट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करती हैं। हालांकि जो भी कस्टमर्स इनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके क्रेडिट बैलेंस को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स होते हैं उसका यहाँ पर उनको ऑथराइजेशन नहीं मिला है। ठीक है, तो इनके थ्रू भी इजीली क्या किया जा सकता है, इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटीज को अवेल किया जा सकता है और उसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन सब्सिडरी बैंक। सो फॉरेन सब्सिडरी बैंक इज अ बैंक incorporated in a host country and operate under same rules as local domestic bank. For example, in USA, subsidiaries of US banks are called HACs or agreement corporations. देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि फॉरेन सब्सिडरी बैंक बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे बैंक जो कि आपकी होस्ट कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं बट
दे ऑपरेट अंडर सेम रूल्स एज लोकल डोमेस्टिक बैंक। तो जो जैसा आपका लोकल डोमेस्टिक बैंक काम कर रहा है, जिस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उसी बेसिस पर आपके जो सब्सिडियरी बैंक्स होते हैं वो भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो कि मैम फिर ब्रांच और आपके सब्सिडियरी में फर्क क्या हुआ, क्योंकि दोनों में तो आप एक ही तरह की बात बता रही हैं। देखिए, ब्रांच और सब्सिडियरी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ब्रांच के जो भी अपने ऑपरेशंस होते हैं वो किसके बेसिस पे परफॉर्म करती है, अपनी जो पेरेंट कंपनी होती है, जो हेड ब्रांच होती है, उसके बेसिस पे सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। लेकिन सब्सिडियरी के साथ जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि किसी एक कंट्री में, मान लेते हैं कोई कंट्री एक्स है, वहां पर आपने सब्सिडियरी स्टैब्लिश कर रखी है, तो वो वहाँ की लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग भी कुछ वर्क्स परफॉर्म करेगी। लेकिन वहीं अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो ब्रांच ऐसा कुछ भी नहीं करती है। जैसे कि वो अपने होम कंट्री में परफॉर्म कर रही थी, सिमिलर पैटर्न पर अक्रॉस नेशन वो उसी तरीके से परफॉर्म करेगी, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरे सबसे बड़े डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे हम लाइबिलिटीज को कंसिडर करें दोनों की, तो जो ब्रांच की लाइबिलिटीज होती हैं वो एक्सटेंडेड रहती हैं पेरेंट कंपनी तक। लेकिन सब्सिडियरी की अगर लाइबिलिटी की यहाँ पे बात करी जाए तो जो भी लाइबिलिटी होगी वो सब्सिडियरी खुद ही हैंडल करेगी। ठीक है, इसकी जो होल्डिंग कंपनी होगी वो इसकी लाइबिलिटीज को यहाँ पर हैंडल नहीं करती। तो ये जो बेसिक डिफरेंस होता है आपका ब्रांच और सब्सिडियरी में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस। सो दे आर स्मॉल ऑफिसेस ओपनड अप टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू बैंक्स एंड कस्टमर्स एंड टू एक्सपीडाइट द सर्विसेज ऑफ द करस्पॉन्डेंट बैंक। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस बेसिकली क्या होते हैं। ये स्मॉल ऑफिसेस होते हैं जो कि एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंक्स और कस्टमर्स को। साथ ही जो हमारे करस्पॉन्डेंट बैंक है उनकी जो सर्विसेज है उनको जल्द से जल्द अवेल कराने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, जब भी इंटरनेशनल बैंकिंग की बात आती है तो वहां पर आपने इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को सुना होगा, वायर ट्रांसफर। और अगर आपने यूनिट 2 का वीडियो देखा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वायर ट्रांसफर के थ्रू क्या किया जाता है, फंड्स को एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के और बैंक्स की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी पार्टीज हमारी इन्वॉल्व रहती हैं और स्पेशली करस्पॉन्डेंट बैंक का क्या रोल रहता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंडर है उसे क्या करना है, पेमेंट प्रोवाइड करना है किसे, रिसीवर को। ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर। अब ये क्या होते हैं, ये कुछ नहीं, सिंपली आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, कोई बिजनेस फर्म हो सकती है या फिर कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो कि आपको ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करता है, मनी को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो जो भी इसके कस्टमर्स होती है उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो जो हमारा सेंडर है वो क्या करता है, यहाँ रेमिटेंस प्रोवाइडर के पास जाता है और जो रिसीवर है उसकी सारी डिटेल्स इनसे लेता है। ठीक, जब सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं तो उसके साथ ये जो आपका रेमिटेंस प्रोवाइडर ही क्या करता है, सेंडर को एक डिपॉजिट स्लिप यहाँ पर देता है। ठीक, अब सेंडर क्या करता है, इस डिपॉजिट स्लिप को ले जाता है और सबमिट करता है अपने लोकल बैंक में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सबमिट्स वायर ट्रांसफर फॉर्म टू इनिशिएट ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लिप मिल गई इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन अब स्टार्ट कर सकता है, तो अपने लोकल बैंक के पास जाता है और इसको सबमिट करता है। ठीक, अब नेक्स्ट जब लोकल बैंक के पास इसके लिए इंटीमेट कर दिया जाता है कि इनको ट्रांजैक्शन करना है, लोकल बैंक क्या करता है, फंड्स को ट्रांसफर करता है किसे, करस्पॉन्डेंट बैंक को। अभी मैंने आपको बताया ही था कि करस्पॉन्डेंट बैंक हमारे क्या होते हैं, राइट। अब करस्पॉन्डेंट बैंक यहाँ पर अगर आप खुद भी देख रहे होंगे तो ये एक इंटरमीडिएरी की तरह काम कर रहा है, किसके बीच में, हमारा जो रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर है और जो आपको लोकल बैंक है इसके बीच में एक इंटरमीडिएरी या फिर एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो फंड्स इसके पास आ गए हैं अब करस्पॉन्डेंट बैंक के पास। अब करस्पॉन्डेंट बैंक क्या करेगा, इन फंड्स को भेज देगा किसे, रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर को। ठीक, और जो रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर इसका काम ही है मनी को ट्रांसफर करना, तो ये क्या करेगा, जो रिसीवर है इसको जो पैसे हैं, जो फंड्स हैं वो ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से आपका वायर ट्रांसफर पूरी तरीके से काम करता है। अब देखिए यहाँ पर जो लोकल बैंक था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है ना, ऐसा तो हुआ नहीं कि जो सेंडर है उसने लोकल बैंक को पैसे भेज दिए और लोकल बैंक ने क्या किया, जो रिसीवर है उसे पैसे भेज दिए, नहीं। यहाँ पर आपका एक रेमिटेंस प्रोवाइडर भी था, साथ में करस्पॉन्डेंट
बैंक भी इन्वॉल्व था। ठीक है, सो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अब ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी टर्मिनोलॉजी में ही हो जाते हैं कंफ्यूज, इंटरचेंजेबली लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन और वहाँ पे इनका आंसर हो जाता है पूरी तरीके से गलत। तो यहाँ पर कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ ताकि आप इसको कभी भी ना भूलें, और ये भी कोशिश रहेगी कि निमोनिक्स ही ऐसे तैयार कर दूँ आपके लिए कि आप कभी भी इसकी टर्मिनोलॉजी को या इसकी डेफिनेशन को ना भूल पाए। ठीक है, अब देखिए टर्म्स ऑफ अकाउंट की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक, एक होता है आपका वॉस्ट्रो अकाउंट, ओके, और एक होता है हमारा लोरो अकाउंट। लेकिन लोरो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो हम सिर्फ नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट की। तो सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि मैम ये नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो होता क्या है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपका कोई एक इंडियन बैंक है और एक कोई आपका फॉरेन बैंक है, इनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यहाँ से पैसा आ भी रहा है, यहाँ से पैसा जा भी रहा है और साइमल्टेनियसली यहाँ से भी सेम ही प्रोसेस क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग भी तो होगी ना कि कितना पैसा गया कितना पैसा आया, है ना। तो जो इसकी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं उसको बेसिकली हम 2 तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। एक होता है आपका नॉस्ट्रो अकाउंट और एक होता है आपका वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, काफी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में। सो अ नॉस्ट्रो अकाउंट refers to an account that a bank holds in a foreign currency in another bank। जानती हूँ कि लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, क्लियर नहीं होगा, लेकिन आगे अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक, नॉस्ट्रोस अ टर्म derived from the Latin word for us are frequently used to facilitate foreign exchange and trade transaction। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि नॉस्ट्रो को क्या कहा जाता है, अर्स कहा जाता है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो इजी आप इसकी डेफिनेशन को भी याद रख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखना है कि नॉस्ट्रो एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है अर्स, मतलब हमारा। ठीक, अब सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं ताकि आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली मैं डेफिनेशन बताऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक, देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारा एक इंडियन बैंक है और इधर हमारा कोई एक फॉरेन बैंक है, और फॉरेन बैंक हम यहाँ पर यूएसए का कोई मान लेते हैं और यहाँ पर इंडियन बैंक, लेट्स से कि हम यहाँ पर इसको एसबीआई को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, तो जब कोई इंडियन बैंक का अकाउंट फॉरेन कंट्री में उन्हीं की करेंसी के डिनोमिनेशन में होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंडियन बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। मतलब ये क्या कहलाएगा, एसबीआई का नॉस्ट्रो अकाउंट। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, व्हेन एन इंडियन बैंक मेंटेन इट्स यूएस डॉलर अकाउंट इन अ बैंक इन द यूएसए इट इज कॉल्ड नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ इंडियन बैंक। ठीक है, तो जब भी इंडियन बैंक अगर फॉरेन कंट्री में उन्हीं की करेंसी में अगर अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाया जाएगा। किसका, इंडियन बैंक का। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो हमने मीनिंग पढ़ी थी नॉस्ट्रो की वो क्या थी, अर्स, मतलब हमारा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जब हमारा अकाउंट किसी फॉरेन कंट्री में एग्जिस्ट करता है और अगर उन्हीं की करेंसी में है तो वो हमारे लिए क्या होगा, नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। ठीक है, अब इसको याद रखने की टेक्निक समझ लीजिए। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं अगर आप उनके सॉफ्ट टॉयज या फिर उनके जो भी टॉयज हैं अगर आप उनको ले लीजिए या फिर उनसे मांगिए तो वो सीधे क्या कहते हैं, नहीं ये हमारा है, हम नहीं देंगे, है ना, ये चीज करते हैं, राइट। तो अगर इसको यहाँ पर उससे आप रिलेट करें तो नॉस्ट्रो का सिर्फ अगर हम नो कंसिडर करके चलें और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, अर, तो यहाँ से क्या बन रहा है, नहीं ये हमारा है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि जब भी नॉस्ट्रो का नाम आएगा तो वहां पर हम अर यूज करेंगे और नॉस्ट्रो से नो याद रखेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा तभी आप इजीली एग्जाम में लिख भी पाएंगे, वरना फिर एग्जाम में क्या होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है और वहां पर फिर डेफिनेशन आप क्या कर देते हैं, गलत लिख देते हैं, वॉस्ट्रो की नॉस्ट्रो में लिख देते हैं और नॉस्ट्रो की वॉस्ट्रो में लिख देते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा।
So it can be said that a current account of an Indian bank or a dealer in a foreign country in the local currency of that country is termed as nostro account. I hope क्लियर हुआ. अब ये ऊपर जो लिखी थी डेफिनेशन इसको भी यहाँ पर पढ़ लीजिए. क्या लिखा था? नॉस्ट्रो अकाउंट refers to an account that a bank holds in a foreign currency. That a bank holds in a foreign currency, right? In another bank, in another बैंक. ठीक है, क्लियर. देखिए यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए एक और एग्जांपल मैंने ऐड कर रखा है. नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? आवर अकाउंट विद यू, मतलब कि हमारा अकाउंट आपके पास है. एक पिक्चर आई थी ना, हमारा दिल आपके पास है, तो इसको ऐसे याद रख लो, हमारा अकाउंट आपके पास है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, दो कंट्रीज है आपकी, एक इंडिया और एक है आपकी स्विट्जरलैंड. ठीक है, यहाँ पर कोई इंडियन बैंक को कंसिडर करा गया और यहाँ पर स्विस बैंक को. ठीक, तो जब इंडियन बैंक क्या करता है, अपना अकाउंट मेंटेन करता है किसी फॉरेन बैंक में उन्हीं की करेंसी में, तो वो क्या कहलाएगा? नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा. किसका? इंडियन बैंक का. ठीक है, सो इंडियन बैंक ओपनड अ करंट अकाउंट विद स्विस बैंक इन CHF करेंसी. तो ये करेंसी कहाँ की? आपकी स्विट्जरलैंड की है. ठीक, सो दिस बैंक अकाउंट इज नोन एज नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर इंडियन. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में. तो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? व्हेन अ बैंक मेंटेन्स अ लोकल और होम करेंसी अकाउंट ऑफ फॉरेन बैंक और ब्रांच इन इट्स ओन कंट्री, इट इज कॉल्ड एज वॉस्ट्रो अकाउंट. इट मीन्स योर मनी विद अस. अभी नॉस्ट्रो में क्या पढ़ा था? नो, ये हमारा है ना. और वॉस्ट्रो में क्या है? वो तुम्हारा है. कहते ना, नहीं ये हमारा है वो तुम्हारा है, तो वो क्या हो गया? योर. ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो उम्मीद करती हूँ याद भी रहेगा और कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं, ना ही आपको कभी इसमें कंफ्यूजन होगी. ठीक है, तो नहीं ये हमारा है मतलब नो, अर्स मतलब नॉस्ट्रो में अर्स की बात होती है, वो तुम्हारा है तो वॉस्ट्रो में किसकी बात होगी? योर की बात होगी. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, when an Indian bank maintains a Indian rupee account of bank or branch of the USA in India. तो यहाँ पर सिंपल से कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ इंडिया है और ये आपका यूएसए है. ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर इंडिया के अंदर कोई एक बैंक है, मान लेते हैं SBI है, अगर SBI इंडियन करेंसी के अंदर यूएसए के अकाउंट को यहाँ पर मेंटेन कर रहा है, तो ये यूएसए के लिए क्या कहलाएगा? वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वॉस्ट्रो मतलब योर, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, यूएसए का जो अकाउंट है वो अपने यहाँ मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर इंडिया कंसिडर करो, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर स्विस बैंक है और यहाँ पर कोई इंडियन बैंक है. तो जब स्विस बैंक अपना अकाउंट हमारी करेंसी के अंदर हमारी कंट्री में मेंटेन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा. किसका? स्विस बैंक का. ठीक, तो स्विस बैंक ओपनड अ करंट अकाउंट विद इंडियन बैंक इन इंडियन करेंसी. ठीक है, सो दिस बैंक अकाउंट इज कॉल्ड वॉस्ट्रो अकाउंट बाय इंडियंस. ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला तो जो इसकी टर्मिनोलॉजी है इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा. तो नो का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? अर, और वो का मतलब क्या हुआ? योर. तो अर का मतलब ये हुआ कि जब हमने अपना अकाउंट फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री के बैंक में उन्हीं की करेंसी में ओपन किया, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? नॉस्ट्रो अकाउंट. लेकिन वही अगर कोई फॉरेन कंट्री का बैंक हमारी करेंसी के अंदर हमारी कंट्री में अगर अपना अकाउंट ओपन करता है, तो वो क्या कहलाएगा? वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा. किसके लिए? हमारे लिए. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. अब ये जो भी चार्ट्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे हैं, आप इसको एग्जाम में बिल्कुल बना के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. काफी ज्यादा प्रेजेंटेबल भी लगेगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे. ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा. तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर.